सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया जा रही होगी। तो मेरा नाम है रितेश मेहता और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से चैनल फील ऑफ फिजिक्स में। तो अभी हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो सीबीएसई पीवाईक्यूज पिछले कुछ 8-10 सालों में आए हुए हैं और आज है उसका पार्ट 1। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले होंगे और साथ साथ में हम थोड़ा बहुत उस टॉपिक का रिविजन भी कराते जाएंगे, ठीक है। एंड देन अगले वाले पार्ट में जो बचे कुछ क्वेश्चंस होंगे हम उनको डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। चलो, तो सबसे पहले क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। जब किसी भी कंडक्टर में कोई चार्ज चार्ज या मतलब इलेक्ट्रॉन से मूव करने लग जाते हैं तो उनकी वजह से एक नई चीज प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं करंट। अब सिर्फ चार्ज का फ्लो होना है, एक और चीज है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि कितनी ज़्यादा जल्दी से कितनी ज़्यादा तेज़ी से चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है। जितना ज़्यादा तेज़ी से चार्ज फ्लो करेगा उतना ज़्यादा करंट होगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत बढ़िया। तो क्या मैं इस करंट को I इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी लिख सकता हूँ, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है मतलब चार्ज कितना फ्लो हुआ विद टाइम। तो कितना चार्ज फ्लो हुआ विद टाइम, ठीक है। तो ये है तो एक बड़े टाइम के लिए है, ये क्या है आई एवरेज फॉर लास्ट टाइम इंटरवल। अगर छोटे से टाइम की बात करूँ, एकदम बहुत ही छोटा सा टाइम, इंस्टेंटेनियस, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी क्यू बटे डी टी, डी क्यू बटे डी टी। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब अगर मैं कहूँ मेरे पास एक कंडक्टर है, मेरे पास एक कंडक्टर है, उसको मैंने क्या किया, एक बैटरी के साथ, एक बैटरी के साथ ज्वाइन कर लिया। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्लो करने लग जाएंगे। एक चीज़ देखना, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, हाँ, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर ये बैटरी की लेंथ है एल और इस बैटरी सॉरी बैटरी नहीं, ये कंडक्टर की लेंथ है एल और इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो है ईएमएफ वी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगेगी, वी बटे एल। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगेगी, वी बटे एल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डीवी बटे डी आर, कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज आया, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बटे कितना लेंथ घूमा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वी, और कितना लेंथ है एल, तो क्या आ गया वी बटे एल। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर की तरफ उन पे एक फोर्स लगेगी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है तो उस पर इधर की तरफ फोर्स लग रही होगी, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पे इधर की तरफ फोर्स लगेगी। बहुत बढ़िया। फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, एम ए, और यहाँ पे कितनी फोर्स लग रही है, कितनी फोर्स लग रही है, ई इस तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी चार्ज पर कितनी फोर्स लगती है, क्यू ई, है ना। तो एम ए इज इक्वल टू क्यू ई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ए कितना आ जाएगा, क्यू ई बटे एम, कितना आ जाएगा, क्यू ई बटे एम, और क्योंकि यहाँ पे चार्ज जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन है तो ये कितना आ जाएगा, ई ई बटे एम, ई ई बटे एम। अब ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से साथ में टकराते भी जाते हैं, एक दूसरे से कोलाइड भी करते हैं, और दो कोलिजन्स के बीच में जो हमारा टाइम लगता है उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। दो कोलिजन्स के बीच में जो हमें टाइम लगता है वो होता है ये टाउ, इसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, आया। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की जर्नी को बोलूं तो वो तो एक कोलिजन के बाद चेंज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की जर्नी जो है वो पहले ऐसे जा रहा है, ठीक है, अब इसने यहाँ पे कोलाइड करा किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ, फिर वो ऐसे अगर चला गया, तो इसकी जर्नी अगर मैं पाथ बताऊं तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई पाथ 1 था और फिर इसका पाथ चेंज हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई पाथ 2 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो टाइम लेंगे ना, टाइम लेंगे ना हम, वो यहाँ पे हमेशा रिलैक्सेशन टाइम ही लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पाथ में कब तक रहेगा, जब तक वो कोलाइड नहीं करा, है ना। जब तक वो ऐसे आ रहा है ऐसे आ रहा है तो वो सीधा ही आता रहेगा जब तक वो किसी से कोलाइड नहीं करा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दो कोलिजन्स के बीच में जो टाइम होगा वो कितना होगा, रिलैक्सेशन टाइम। बहुत बढ़िया। अब ये इलेक्ट्रॉन ना रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में घूमते रहते हैं जब बैटरी नहीं लगी होती, तो इनकी जो नेट वेलोसिटी होती है ना वो कितनी होती है, 0। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है जिसकी लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में या ऊपर जो कार्ड आते हैं ना वहीं पे मैं दे दूंगा, ठीक है। कौन सा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर एक वीडियो है, या तो वहां से भी नहीं मिली तो क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसेप्ट पे कमांड बाय फील्ड ऑफ फिजिक्स
सर्च करना आ जाएगी। तो वहाँ से इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझाया हुआ है 40-45 मिनट की वीडियो में, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली थोड़ा करा रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, पीवाईक्यूज भी कराने हैं। तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी u प्लस ए टी है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि रैंडमली कोई भी डायरेक्शन में होते हैं, जो नेट इनिशियल वेलोसिटी बचती है इलेक्ट्रॉन के पास वो 0 हो जाती है। बहुत बढ़िया। तो v इज इक्वल टू ए टी आ गया। ए कितना है, ई बटे एम। और अभी मैंने कहा टाइम को हर जगह क्या लेंगे, टाउ। तो ये आ गया v इज इक्वल टू ई टाउ बटे एम। तो इस फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पे वेलोसिटी आई वो इतनी आई। इसी वेलोसिटी का नाम क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी वेलोसिटी का नाम क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होता है, ई टाउ बटे एम। ई टाउ बटे एम। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इस कंडक्टर में, जितना भी करंट फ्लो हो रहा है, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, इनमें क्या रिलेशन होता है, इनमें क्या रिलेशन होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ये, ठीक है। और Vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन लिखूं तो वो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आई बटे एन ई ए, आई बटे एन ई ए। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। मतलब जितना कंडक्टर मोटा होगा, जितना इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज़्यादा होगा, उतनी ही कम उसमें इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। ये एक्सप्रेशन कैसे आया उसी लेक्चर में मिल जाएगा। आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे देखना, ये भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। क्या मैं इन दोनों को बराबर लिख दूँ, लिख सकता हूँ, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। तो मैं वी डी इज इक्वल टू वी डी कर देता हूँ, मतलब ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये। तो ई टाउ बटे एम इज इक्वल टू आई बटे एन ई ए, आई बटे एन ई ए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी बटे एल। क्या लिख सकता हूँ, वी बटे एल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने क्या लिख दिया, वी बटे एल। आया। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उनको मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़कर बाकी जो भी चीज़ें हैं ई टाउ एम, उनको मैं वहाँ लेके जा रहा हूँ। क्या आ जाएगा, एम ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर बच गया एम आई। मुंबई इंडियंस नहीं, एम आई एम। ये क्या है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और आई क्या है, करंट जो भी फ्लो हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो ये एम पर गया, ई और टाउ नीचे आ गए, ई इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये ई का स्क्वायर बन गया। तो नीचे क्या बचा, नीचे क्या बचा, एन ई स्क्वायर ए टाउ, एन ई स्क्वायर ए टाउ। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से देखना, v को अगर मैं लिखूं, क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, एम आई बटे एन ई स्क्वायर टाउ ए, एम एल आई एन ई स्क्वायर टाउ ए। बहुत बढ़िया। अब हमें पता है v इज इक्वल्स टू आई आर होता है, v इज इक्वल्स टू आई आर होता है। तो यहाँ पे v है, यहाँ पे i है, तो इस i को छोड़ के यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है क्या वो r होगा, रेजिस्टेंस होगा। अरे है ना, ये भगवान है एक्सटर्नल सोर्स। कंटिन्यू करें, ठीक है। वो थोड़ा सा शोर शोर शराबा, शराबी नहीं, शराबी नहीं, शोर शराबा। तो v इज इक्वल्स टू आई आर होता है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे भी है, यहाँ पे i है, तो अब यहाँ पे जो भी बचा हुआ है i के अलावा वो r होगा। r क्या होता है, रेजिस्टेंस। इसका मतलब r इज इक्वल टू एम एल बटे एन ई स्क्वायर टाउ ए, एम एल बटे एन ई स्क्वायर टाउ ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमें एक और चीज पता है, r इज इक्वल्स टू रो एल बटे ए, r इज इक्वल्स टू रो एल बटे ए। ये रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी होती है। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी। एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की टू अपोज इलेक्ट्रिक करंट। तो रो एल बटे ए। अब एक चीज देखना, एल बटे ए की जगह यहाँ पे भी एल बटे ए है, यहाँ पे भी एल बटे ए है, यहाँ पे भी एल बटे ए है।
मतलब इस L बटे A को छोड़ के यहाँ पे जो भी लिखा होगा वो रो होगा। हाँ, तो यहाँ से अगर मैं रो लिखूँ रेजिस्टिविटी, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ। बहुत बढ़िया आया। अब एक और चीज़ होती है, अरे कितनी चीज़ें हैं, अब आखिर में पढ़ोगे तो यही होगा। ठीक है, तो एक और चीज़ होती है क्या, सिग्मा। सिग्मा सिग्मा नहीं, वो वाला सिग्मा नहीं, ये होता है कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, अरे 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 अरे, 1/रो, रो का रेसिप्रोकल। अरे रो ना, नहीं रो इनकी, ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, कंडक्टिविटी। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं इसको उल्टा करूँ, अगर मैं इसको उल्टा लटका दूँ तो ये क्या कंडक्टिविटी बन जाएगा, अरे हाँ है ना, एन ई स्क्वायर टाउ बटे ओ ओ ओ ओ ओ एन ई स्क्वायर टाउ बटे एम, एन ई स्क्वायर टाउ बटे एम। आया, ये है रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टिविटी और ये है कंडक्टिविटी। इस चीज को जो हम बोलते हैं ना V इक्वल टू आई आर, इसको हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। अब यहाँ पे भी V इक्वल टू आई आर ही लिखा हुआ है, बट यहाँ पे ना माइक्रोस्कोपिक चीजों में लिखा हुआ है, जैसे मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एकदम छोटी छोटी चीजें। तो इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। आया क्या, यहाँ तक सारा सारा समझ में आया, अरे हाँ है ना, ठीक है, देखो इसको छापो, छाप दिया, मिटा दें इसको, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। बताओ यार, कोई मुझे बता रहा था, क्या बता रहा था बताओ, बता रहा था आज वैलेंटाइंस डे है, बताओ। मैं नहीं मनाता ये सब कुछ, सच 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 बता दो ना, आपके पास कोई है ही नहीं मनाने को, झूठ काहे बोल रहे हो। कोई बात नहीं, पढ़ाते हैं, है ना, तुम भी पढ़ो, फालतू की चीजें ना मत बनाना। हो गया, और क्या आता है हमारे पास, और क्या आता है, और क्या आता है, और क्या आता है, हाँ एक और चीज आती है, करंट डेंसिटी, करंट करंट डेंसिटी, एम आई राइट, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, ठीक है। तो करंट डेंसिटी हमें क्या बोलती है, इसका 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 सिंबल क्या होता है, जे, इसका सिंबल क्या होता है, जे, टॉम एंड जेरी वाला जे। ये क्या होता है, जे इज इक्वल्स टू आई बटे ए, जे इज इक्वल्स टू आई बटे ए, मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, करंट फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसी जैसी जैसे, ये है मेरे पास एक कंडक्टर, ये है मेरे पास एक कंडक्टर, इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, अगर मैं कहूँ कोई भी मेरे पास सरफेस है, सरफेस है, कहाँ है सरफेस, कहाँ है सरफेस, कोई सरफेस भी नहीं है बताओ। हाँ, ये है मेरे पास एक सरफेस, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ऐसे, ठीक है, इतना ही काम था, बताओ। अभी याद आ रहा है, मैं इसको हाथ से भी कर सकता था। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कहाँ होगा, बाहर की तरफ, ए ए ए ए, और इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो भी ऐसे करेगा, ऐसे ही करेगा, तो यहाँ पे करंट, एरिया वेक्टर और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना भी करंट फ्लो होगा उसी को हम बोलते हैं करंट डेंसिटी, और वो क्या होता है, जे इज इक्वल्स टू आई बटे ए, जे इज इक्वल्स टू आई बटे ए, ठीक है। और क्या होता है, अगर हमारे पास कभी कुछ ऐसा दिया हुआ, ये ऐसा है, ऐसा है, अब ये कंडक्टर ये जो सीधा था ना, ऐसे था, ऐसे 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 मार्कर की तरह ऐसे, ठीक है। अब ये अगर टेढ़ा काटा हुआ हो, ये टेढ़ा काटा हुआ हो, ऐसे हो, ऐसा हो, तब अभी इसका एरिया वेक्टर तो ऐसा होगा कुछ ना कुछ, है ना, अभी इसका एरिया वेक्टर तो ऊपर की तरफ होगा कुछ ना कुछ, हाँ, और करंट तो अभी भी ऐसी होगा, करंट तो अभी भी ऐसी होगा। अब हम क्या करें, हम क्या करें बताओ, बताओ बताओ बताओ। तो यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ पे एक चीज देखना, अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल क्या है ये,
अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बन रहा है, अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बन रहा है, तो यहाँ वाले एरिया वेक्टर को मैं बोलूंगा a cos थीटा, और ऊपर वाले को मैं क्या बोलूंगा, ऊपर वाला तो भगवान नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ऊपर वाले एरिया वेक्टर को मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा a sin थीटा। क्या बोलूंगा, a sin थीटा। बहुत बढ़िया। तो इधर वाला a cos थीटा, ऊपर वाला a sin थीटा। अब एक बात बताओ, मैं a cos थीटा को लूँ या a मतलब a sin थीटा को लूँ, यहाँ से देख के बताओ। वही वाला एरिया वेक्टर लेना है जो कि करंट की डायरेक्शन में हो, तो मैं a cos थीटा को लूंगा। तो यहाँ पे जो मेरा करंट डेंसिटी आएगा वो कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, आई बटे a cos थीटा, आई बटे a cos थीटा। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं यहाँ से आई लिखूँ, आई लिखूँ, आई लिखूँ, आई नहीं, वो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं आई लिखूँ तो वो क्या होगा, जे ए cos थीटा, जे ए cos थीटा। अब ये जो करंट डेंसिटी होती है वो एक वेक्टर होती है, वेक्टर होती है, और जो हमारा एरिया वेक्टर होता है, नाम ही है एरिया वेक्टर, तो वो भी एक वेक्टर है। तो यहाँ दो वेक्टर के यहाँ पे और फिर है cos थीटा, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट हो रहा होगा, आई इज इक्वल टू जे डॉट ए, लिख सकता हूँ। और फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, जे ए cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन जे और ए। अब जे की डायरेक्शन क्या है, ये काहे का एंगल, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में जे की डायरेक्शन है, आया। तो करंट इस तरफ है और एरिया थोड़ा ऊपर की तरफ था, और इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा, तो ये कितना आ गया, जे ए cos थीटा। और दो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का जो सम, मतलब सम कह रहा हूँ, वाह, जो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है वो एक स्केलर होता है। तो ये वेक्टर इनका जो जो मैंने डॉट प्रोडक्ट किया तो एक स्केलर आया, करंट आगे आया या नहीं, ठीक है। अब करंट डेंसिटी इज इक्वल टू आई बटे ए होता है, हाँ, और आई क्या होता है, आई क्या होता है, अभी पहले ही पढ़ा, एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी बटे ए। तो ए कटा, ये कितना आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया, एन ई वी डी, एन ई वी डी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास एक और चीज़ है, J इज इक्वल्स टू, J इज इक्वल्स टू एन ई वी डी, तो मैंने लिख दिया, एन ई वी डी तो मैंने लिख दिया। वी डी क्या होता है, वी डी इज इक्वल्स टू ई टाउ बटे एम, ई टाउ बटे एम। तो क्या मैं इस वी डी की जगह ई टाउ बटे एम लिख दूँ, अरे हाँ है ना, लिख दूँ, ठीक है। जब मैंने इसकी जगह क्या लिखा, ई टाउ बटे एम, तो ये ई और ये ई मल्टीप्लाई हो गई, आ गया स्क्वायर, ठीक है। ये टाउ बटे एम भी आ गई, आया नहीं, इतना आया। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई। अब ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ठीक है। ये क्या है, एन ई स्क्वायर टाउ बटे एम, क्या है, क्या है, क्या है, क्या ये कंडक्टिविटी है, क्या ये कंडक्टिविटी है, याद करना, याद करना। रेजिस्टेंस क्या होता था, एम एल बटे एन ई स्क्वायर टाउ ए, रेजिस्टिविटी क्या होती थी, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, और कंडक्टिविटी क्या होती थी, एन ई स्क्वायर टाउ बटे एम, एन ई स्क्वायर टाउ बटे एम। तो ये क्या है, एन ई स्क्वायर टाउ बटे एम, मतलब ये तो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी है। तो जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ, अरे वेक्टर फॉर्म काहे काहे लिख रहे हो बे, हैं नशे में। इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। अब इस सिग्मा को मैं क्या लिख सकता हूं, देखना देखना देखना, सिग्मा को मैं लिख सकता हूं 1/रो, 1/रो, ठीक है। तो जे वेक्टर इज इक्वल टू 1/रो इंटू ई वेक्टर, हाँ। तो जो ई वेक्टर है वो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये ऊपर आया, ये ऊपर आया, रो जे आया, आ गया, हो गया, हटा दें, ठीक है। कभी तुम्हें याद मेरी आए, पलकों से जुल्फे हटा लेना,
साफ देखूंगा मैं तुमको वहीं, जो ना देखूं तो बता देना, कभी मुझे देर जो हो जाए, वक्त को थोड़ा बचा लेना, साफ देखूंगा मैं तुमको वहीं, जो ना देखूं तो सजा देना। इतना आ गया, इतना आ गया। अब हमारे पास एक छोटी सी टर्म क्या है, छोटी सी टर्म, छोटी सी टर्म जिसका नाम है मोबिलिटी। मोबिलिटी, ठीक है। ये क्या बताता है, क्या बताता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल की कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है तेज चलने की। किसी भी कंडक्टर में जब वो फ्लो होगा तो कितनी ज़्यादा तेज चल पाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड या कंडक्टर वैसे, ठीक है। तो ये क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ अ चार्ज होती है। और ये क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, मोबिलिटी इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हमने किसी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई और वो उस चार्ज की वजह से, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट करने लगा। मतलब ड्रिफ्ट क्या होता है, जब किसी चार्ज के पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है और हमने उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी, तो अब हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई उसकी वजह से जो वेलोसिटी आएगी वो पहले वाली वेलोसिटी के ऊपर सुपर इम्पोज हो गई। तो इसी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर मैंने किसी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो वो ड्रिफ्ट करने लगेगा, मतलब उसके पास कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी और हर चार्ज के पास अलग अलग आएगी। तो वैसे ही इन्होंने क्या बोला, एक नई चीज बता दी कि कितना ज्यादा चार्ज कोई मूव कर पाएगा, वो कितना ज्यादा मूव करना चाहता है, कितना ज्यादा मोबाइल चार्ज है। तो वैसे ही हमने क्या बोल दिया, वीडी बटे ई। आया 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 आया। तो मोबिलिटी क्या होती है, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, वीडी इज इक्वल्स टू ई टाउ बटे एम, ई टाउ बटे एम। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ ई टाउ बटे एम रख के देखूँ तो ये ई तो कट गया, तो मोबिलिटी कितना आया, ई बटे एम टाउ, ई बटे एम टाउ। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पर डिपेंड नहीं कर रहा। अभी अगर मैं कहूँ कि किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दो तो उसकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड घटा दो सॉरी, तो मोबिलिटी बढ़ जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड घटाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटाऊंगा तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम होगी, मतलब ये दोनों ही चीज़ें कम होंगी और मोबिलिटी सेम रहेगी। मोबिलिटी ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है ना तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, वो इन दोनों के रेशियो पे डिपेंड कर रही है। ये आया, आ गया। और ई बटे एम क्या है, कहीं पे भी, कहीं पे भी कोई भी चार्ज बटे उसका मास लिखा हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज। तो यहां से हम एक चीज बता सकते हैं कि म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक चार्ज। इस पे डिपेंड करता है, अलग अलग चार्जेस पे डिपेंड करता है। आया, और अलग अलग चार्जेस के लिए ये जो म्यू होगा वो अलग अलग होगा। बहुत बढ़िया, इतना हो गया। बहुत सारे बेसिक्स हमने पढ़ लिए, पढ़ लिए। अब सवालों पे जाने से पहले कुछ और चीज, रेजिस्टेंस के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हमें पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बटे ए। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी, और ये रेजिस्टिविटी किसी एक टेम्परेचर पे और किसी एक मटेरियल के लिए सेम रहता है। अगर मैं कोई एक मटेरियल ले लूँ, जैसे 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 कॉपर, और सबको मैं सेम टेम्परेचर पे रखूँ तो सबकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो सेम आएगी। मतलब रो जो हुआ वो तो एक कांस्टेंट हुआ एट सेम टेम्परेचर एंड फॉर अ गिवन मटेरियल, पर रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है किस किस के साथ, एल के साथ और ए के साथ। देखना यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है आर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, और जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। मतलब जितनी ज़्यादा लंबी वायर होगी उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा, और जितना ज़्यादा वायर का एरिया होगा, ये है ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितना ज़्यादा ये वायर मोटी होगी उतना उसका कम रेजिस्टेंस होगा। मतलब अगर मुझे मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो मैं लंबी वायर लूंगा और पतली वायर लूंगा, क्योंकि पतली वायर का एरिया कम, रेजिस्टेंस ज़्यादा। और अगर मुझे मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो मैं लेंथ बहुत कम लूंगा और एरिया बहुत ज़्यादा रखूंगा। आया, ठीक है। पर फिर भी एल और ए के साथ रेजिस्टेंस कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं वो अभी हम देखते हैं। कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर मैं एल को चेंज कर दूँ,
एल को चेंज कर दूं बट एरिया इज सेम, एल को चेंज कर दूं बट एरिया इज सेम, या मैं बोल देता हूं कांस्टेंट। ये कैसे होगा? जैसे मेरे पास एक वायर है, ठीक है, उसका एरिया कुछ ना कुछ ये है। अब मैंने इसकी लेंथ को बढ़ा दिया बट एरिया चेंज नहीं किया। जैसे मैंने उसके सामने सेम मटेरियल की वायर रख दी, तो क्या इसकी लेंथ बढ़ गई? हाँ। बट क्या इसका एरिया बढ़ा या एरिया कम हुआ? कुछ भी हुआ नहीं, एरिया अभी भी उतना ही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अभी भी उतना ही है। तो ये चीज़ मैं कैसे अचीव करूँगा? जब मैं किसी वायर के पास एक और एक्स्ट्रा वायर लगा दूँ उसी मटेरियल की। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, आर इज इक्वल टू रो एल बट ए आता है। हाँ, रो कॉन्स्टेंट और ए भी कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है ना, ए कॉन्स्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ से आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब आर वन बटे आर टू, या एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, आर वन बटे आर टू को छोड़ के, आर वन बटे आर टू को छोड़ के क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आर फाइनल बटे आर इनिशियल इज इक्वल्स टू एल फाइनल बटे एल इनिशियल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा और जो इनिशियल रेजिस्टेंस होगा, अगर उनका मैं रेशियो करूं तो लेंथ फाइनल बटे लेंथ इनिशियल। ये सब कब हो पाया? जब एरिया कांस्टेंट था और रो भी कांस्टेंट था। अगर एरिया कांस्टेंट ना होता तो ये चीज ना हो पाती। आया, आया, इतना आया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, अब यहाँ पे एक चीज देखना, मैंने इस वायर का वॉल्यूम जो है ना वो कांस्टेंट नहीं दिया। मैंने ये नहीं कहा कि वायर की वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि पहले एक वायर थी, अब उसके बाद ये दोनों वायर आ गई, अब ये दोनों वायर मिलके एक वायर बना रही है, तो इसका वॉल्यूम थोड़ी कांस्टेंट रहेगा। पहले सिर्फ इतना वॉल्यूम था, अभी इतना वॉल्यूम भी आ गया, वॉल्यूम डबल हो गया। तो यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। आया, यहाँ पे लेंथ चेंज हो रही है एक एक्स्ट्रा वायर लगाने की वजह से, और एरिया कांस्टेंट है। ये एल फाइनल कितनी है? जो फाइनल इतने सारे तार जोड़ के हमारे पास जो फाइनल लेंथ आई, और इनिशियल क्या है? जो पहली वाली वायर की लेंथ थी। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एल चेंजिंग, लेंथ जो है वो चेंज हो रही है, बट इस टाइम, बट इस बार क्या कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। मतलब मैं एक्स्ट्रा वायर नहीं जोड़ सकता हूँ क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। जैसे ये वायर, अभी मुझे अगर इसकी वॉल्यूम कांस्टेंट रखनी है तो मुझे इतना ही पूरा मटेरियल यूज करना पड़ेगा, मैं एक्स्ट्रा और मटेरियल लाके ऐड नहीं कर सकता। तो इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगा? खींचूंगा इसको, इसको खींचूंगा। अब देखना, अगर मैं किसी वायर को खींचूं 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 तो इसका जो एरिया होगा वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे एक रबर बैंड, हाँ एक रबर बैंड, एक रबर बैंड है, ऐसे रखा हुआ है, खींचा नहीं है अभी तक, तो मतलब इतना मोटा तो नहीं होता बट फिर भी कुछ ना कुछ उसकी थिकनेस होती है। अभी अगर मैं उसको खींचने लगूँ तो जैसे जैसे मैं खींच रहा हूँ उसकी लेंथ तो बढ़ रही है बट वो पतला होता जाता है, एंड एक टाइम ऐसा आता है कि वो इतना पतला हो गया कि वो टूट गया। तो वैसे ही अगर मैं कहूँ कि एक वायर है उसको मैं खींचता जा रहा हूँ तो वो जैसे जैसे लेंथ बढ़ाता जाऊंगा वो उतना ही पतली होती जाएगी, वो उतना ही वायर पतली होती जाएगी, है ना? अरे है ना, तो वायर उतना ही पतली होती जाएगी। मतलब यहाँ पे एरिया कांस्टेंट नहीं है, एरिया कम हो रहा है जैसे जैसे वायर खींच रही है। आया, ठीक है। तो अब हमें कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। क्या करें, क्या करें, क्या करें? आर इज इक्वल्स टू रो एल बटे ए होता है ना? अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ। जैसे सिलेंड्रिकल वायर है ना, तो ये अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है और ये इसकी लेंथ है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ। आया, तो अगर मैं ऊपर भी एल से मल्टीप्लाई कर दूं नीचे भी एल से मल्टीप्लाई कर दूं कोई दिक्कत नहीं। ये क्या बन गया? रो एल स्क्वायर बटे ए एल, रो एल स्क्वायर बटे ए एल। ए एल क्या है, ए एल क्या है, ए एल क्या है? वॉल्यूम। तो ये क्या बन गया? रो एल स्क्वायर बटे वॉल्यूम, रो एल स्क्वायर बटे वॉल्यूम। कुछ नहीं हुआ, ठीक है। सर आप खुद डर गए थे, अभी आप कह रहे हो कुछ नहीं हुआ। पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। अभी यहाँ भी कहूँ रो कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, लिखा हुआ है वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L का स्क्वायर। हाँ, मतलब
आर फाइनल बटे आर इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल का स्क्वायर बटे एल इनिशियल का स्क्वायर। आया? ठीक है ठीक है ठीक है। और क्या आएगा, और क्या आएगा? थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, अब की बात देखना, लेंथ हमने चेंज करवा दी, अब हम एरिया चेंज कराते हैं, अब हम एरिया चेंज कराते हैं। तो अभी मैं बोलूंगा एरिया चेंजिंग बट लेंथ कांस्टेंट, और फोर्थ वाले में मैं क्या बोलूंगा, एरिया चेंजिंग बट वॉल्यूम कांस्टेंट। आया 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 आया, ठीक है। तो एरिया चेंजिंग बट लेंथ कांस्टेंट, आर इज इक्वल्स टू रो एल बट ए होता है। हाँ, रो कांस्टेंट है और एल कांस्टेंट है, मतलब आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बहुत बढ़िया। इसका मतलब आर फाइनल बटे आर इनिशियल इज इक्वल टू ए इनिशियल बटे ए फाइनल। ये होगा, है ना, ये होगा। अच्छा, ये जो वॉल्यूम कांस्टेंट वाला केस है ना, वो कहाँ पे, स्ट्रेचिंग में। जैसे रबर बैंड का मैंने बताया ना, स्ट्रेच करा तो पतला होता गया, उसका एरिया कम होता गया। तो अगर कहीं पे भी सवाल में ये लिखा हुआ है कि वायर इज स्ट्रेच, या ये बोला हुआ है कि वायर की हमने लेंथ चेंज कर दी कीपिंग इट्स वॉल्यूम कांस्टेंट, ऐसा कुछ बोला हुआ होगा, या वायर को हमने एक्सपेंड कर दिया, तो वहां पे हमें क्या करना है, वॉल्यूम कांस्टेंट ही लगाना है। और अगर ऐसा ही बोल दिया कि हमने एरिया कांस्टेंट रखा और एक और तार जोड़ दी तो उसकी लेंथ बढ़ गई, तो ये वाला केस यूज करेंगे। हालांकि ये चीज़ बहुत कम आती है, मेजोरिटी यही बोला हुआ है। और अगर कुछ भी नहीं बोला हुआ, इसको मानना। आया? तो आर फाइनल बटे आर इनिशियल इज इक्वल टू ए इनिशियल बटे ए फाइनल। आया आया आया। एरिया कैसे हम चेंज करेंगे, लेंथ कांस्टेंट रख के। ऐसा है, इसकी लेंथ इतनी है, अभी मैं इसके ऊपर ना और ऐसे मेटल और उसी सेम मटेरियल का ऐसे इसको क्या कहते हैं, कवर करते जा रहा हूँ, कवर करते जा रहा हूँ, कवर करते जा रहा हूँ। तो ये मोटा होता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है। तो जैसे मोटा होता जा रहा है, इसका एरिया बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे एरिया चेंजिंग बट वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे आएगा, रो एल बट ए, ऊपर भी एरिया से मल्टीप्लाई, नीचे भी एरिया से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, आर इज इक्वल टू रो एल इंटू ए, कितना होता है वॉल्यूम, और नीचे क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर। अब वॉल्यूम कांस्टेंट और रो कांस्टेंट, तो आर इज इक्वल, नहीं नहीं नहीं, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर। तो आर फाइनल बटे आर इनिशियल इज इक्वल टू ए इनिशियल का स्क्वायर बटे ए फाइनल का स्क्वायर। आया? छापो इसको, जब तक मैं अपने मार्कर को थोड़ी सी इंक पिला दूं इस प्यासे मार्कर को। हो गया, छाप लिया? ठीक है, मिटा दे इसको, मिटा दे मिटा दे, मिटा दे। क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। क्या है प्यार, बताओ क्या है, मैं बताऊं, मैं बताऊं। ये है, ठीक है। तुम लोग भी पढ़ा करो, तुम लोगों को भी हो जाएगा। मिटाने का मन तो नहीं है, बट मिटाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम करते हैं कुछ सवाल डिस्कस, जो कि PYQs के आए हुए हैं। इसी का था आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार। हाँ, क्या है सवाल, क्या है सवाल, क्या है सवाल, क्या है सवाल। इन्होंने कहा कि हमारे पास दो वायर्स हैं, एक है P, ठीक है, और एक वायर है Q।
एक वायर है Q, ठीक है। इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है वो डायमीटर क्या है, वो डायमीटर क्या है ट्वाइस ऑफ P। इसका जो डायमीटर है वो P वाले के डायमीटर का 2 गुना है, और इसकी जो लेंथ है वो हाफ है P के। इसकी जो लेंथ है वो हाफ है P के। देन फाइंड रिलेशन बिटवीन इन दोनों का रेजिस्टेंस, या अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो इसका कितना होगा, निकालते हैं कितना होगा। और यहाँ पे एक चीज देखना, R इज इक्वल टू रो L बटे A होता है ना। अगर मैं बोलूँ इसकी लेंथ L है ना, अगर मैं बोलूँ इसकी लेंथ L है तो इसके लिए मैं R की ऐसी कुछ लिखूंगा एक्सप्रेशन। हाँ, एरिया को मैं क्या लिख देता हूँ, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, असली में तो यहाँ पे देखना ये एक सर्कुलर है, ठीक है। तो अगर ये सर्कुलर है तो इसका एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखना R इज इक्वल टू रो L डैश बटे A डैश, R डैश इज इक्वल टू रो L डैश बटे A डैश। कितना है ये सब कुछ, रो लेंथ कितनी है, L डैश कितना है, P वाले की आधी लेंथ, मतलब L बटे 2, और एरिया कितना है, एरिया के बारे में डायरेक्टली कुछ नहीं बताया गया, बट एक चीज बताई गई है कि जो डायमीटर है वो 2 गुना है P के। अगर डायमीटर 2 गुना है मतलब रेडियस भी 2 गुना होगा, है ना, तो रेडियस भी P वाले के 2 गुना होगा, ठीक है। 1/1 पाई आर स्क्वायर की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूँ, पाई 2r का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस 2 गुना है। तो r डैश इज इक्वल्स टू इस 1/2 को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ बाहर, यहाँ क्या बचा, रो L बटे ये क्या आ जाएगा 4r स्क्वायर, पाई इंटू 4r स्क्वायर। तो r स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया और 4 मैंने यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत, ये यही लिखा हुआ है। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज देखना, रो L बटे पाई आर स्क्वायर, रो L बटे पाई आर स्क्वायर किसके बराबर था, आर के नहीं मैंने कहा आर के बराबर था वैसा। तो 2 और 4 मल्टीप्लाई हुए क्या आ गया 8, तो इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, आर बटे 8। और क्या है, क्या है ठीक है, हमारे पास एक वायर है, एक वायर, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस कितना है R, और इसकी लेंथ कितनी है L, इसकी लेंथ कितनी है L। अभी मैंने इसको स्ट्रेच किया, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। स्ट्रेच करते हैं कितनी लेंथ तक, 2L लेंथ तक, हालांकि L बड़ा लग रहा है 2L छोटा लग रहा है, बट भावनाओं पे जाओ। और इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, कुछ R डैश हो गया, बहुत बढ़िया। अब R डैश कितना होगा, हमने एक चीज पढ़ी, जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L का स्क्वायर, डायरेक्टली कैसे करना है देखना, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L का स्क्वायर, L 2 गुना हो गई तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 के स्क्वायर गुना, मतलब हाँ 2 के स्क्वायर गुना, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 गुना। तो R डैश इज इक्वल्स टू 4R, R डैश इज इक्वल्स टू 4R आया था, इतना आया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आती है, अभी हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस को हम कैसे लेंथ के साथ या एरिया के साथ चेंज कर सकते हैं। हम रेजिस्टेंस को ना टेम्परेचर के साथ भी चेंज कर सकते हैं। मैंने कहा था कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो किसी एक मटेरियल के लिए किसी गिवन टेम्परेचर पर सेम रहती है। हाँ, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा हो तो ये कैसे चेंज करेगा, कैसे, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ये बात बिल्कुल सही है। रेजिस्टेंस क्यों इंक्रीज करते हैं, क्योंकि रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है। कैसे रो क्या होता है, एन स्क्वायर टाउ बटे एन, नहीं ये क्या बता दिया, ये तो कंडक्टिविटी होती है।
बताओ, ये क्या होती है? कंडक्टिविटी। और रो क्या होता है इसका रेसिप्रोकल? m/ne² टाउ। ये टाउ क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम। अगर मैं कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा तेज़ी से चलने लग जाएंगे, रैंडमनेस बढ़ जाएगी। जब रैंडमनेस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स और जल्दी जल्दी एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। जब जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता था? टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशंस। तो ये टाइम कम हो जाएगा क्योंकि अब जल्दी जल्दी कोलाइड कर रहे हैं। जब ये कम हो जाएगा तो ये बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ती है, और जब रेजिस्टिविटी बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। कैसे बढ़ते हैं? अगर मैं कहूँ कि कुछ 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 होता है, अगर मैं कहूँ कि डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने पे कुछ डेल्टा रो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हुई, ठीक है, ऐसा बोल सकता हूँ, हाँ है ना? हाँ। अब अगर मैं कहूँ इसका मतलब एक चीज पता चल गई कि डेल्टा रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। जितना ज्यादा मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उतना ज्यादा ये रो बढ़ेगा। और अगर किसी मटेरियल की जो इनिशियल रेजिस्टिविटी है वो ज़्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं इनिशियल वाली चीज़ों पे तो डिपेंड कर रहा है। जैसे दो मटेरियल्स है, ठीक है, ये ब्लू वाला मार्कर और ये ब्लैक वाला। अगर ब्लैक वाले की जो इनिशियल रेजिस्टिविटी है वो है 60 और इसकी है 20, और जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ज़्यादा किसकी हो जाएगी? इसकी, क्योंकि इसकी ऑलरेडी इनिशियली ज़्यादा थी। इसमें ज़्यादा चेंज आएगा विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, है ना? इसका मतलब ये जो डेल्टा रो होता है वो एक और किस चीज़ पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो नॉट। रो नॉट मतलब इनिशियल रेजिस्टिविटी। आया? क्या ये चीज़ दिख रही है? बहुत बढ़िया से दिख रही है। इतना आया? अब मैं यहाँ पे देखना, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इन दोनों को मिला के मैं एक प्रोपोर्शनल का साइन भी लगा सकता हूँ। बिल्कुल। तो डेल्टा रो इज इक्वल टू रो नॉट डेल्टा टी तो आ गया। अब एक प्रोपोर्शनल साइन हटाया है ना, अब एक कांस्टेंट भी आएगा। तो वो कांस्टेंट क्या होता है? अल्फा। वो कांस्टेंट क्या होता है? अल्फा। ये अल्फा क्या होता है? अल्फा क्या होता है? टेम्परेचर, कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ। अल्फा क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। आया? आया? ठीक है ठीक है ठीक है। इतना आ गया? इतना आ गया? अरे है ना? तो डेल्टा रो इज इक्वल्स टू रो नॉट अल्फा डेल्टा टी आ गया, है ना? है ना? ठीक है। इस डेल्टा रो को मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा क्या होता है? चेंज। चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रो रो फाइनल को मैं रो बोलता हूँ और रो इनिशियल को तो मैं रो नॉट बोल ही रहा हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ। तो ये जो रो फाइनल आएगा वो क्या आ जाएगा? रो फाइनल क्या आ जाएगा? ये यहाँ आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा डेल्टा टी, ऐसा आ जाएगा। हाँ। अब अगर मैं इसमें रो नॉट कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? 1 + अल्फा डेल्टा टी। आया? अब ये सेम एक्सप्रेशन किसका होता है? किसका होता है? किसका होता है? आर का। आर इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी। आर क्या है? रेजिस्टेंस। आर क्या है? रेजिस्टेंस। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी तो इंक्रीज करेगा। वो भी ऐसे ही इंक्रीज करता है। इसमें भी जो डेल्टा आर होता है वो क्या होता है? अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। हाँ हो तो क्या, नहीं तो था। ठीक है। आया? आया ना? अरे है ना? आ गया? डाटा इसको मीठा नहीं। अरे है ना? ठीक है।
आगे टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कैसे चेंज करता है। अब इसी चीज़ के ऊपर एक सवाल आया था, क्या था वो सवाल, क्या था, कहाँ गया, कहाँ गया उसे ढूंढो। हाँ, क्या है 25 डिग्री सेल्सियस पे 25 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस था वो था 10 ओम किसी वायर का। जब मैंने टेम्परेचर बढ़ा के 125 डिग्री कर दिया, 125 डिग्री सेल्सियस, तो वो रेजिस्टेंस कितना हो गया, 10 पॉइंट कितना है 10.5 ओम। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, फाइंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा रेजिस्टिविटी वाला अलग होता है और रेजिस्टेंस वाला अलग होता है। एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस वाला पूछा है, ठीक है, अल्फा आर लिख देता हूँ, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। एंड क्या पूछा है, एंड रेजिस्टेंस एट 425 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया, दो चीजें हमसे पूछी गई। ठीक है, अगर मैं इसको इनिशियल केस मानूं और इसको फाइनल केस मानूं, कोई दिक्कत नहीं। तो डेल्टा आर इज इक्वल्स टू एल्फा आर नॉट डेल्टा टी। डेल्टा आर क्या होता है, क्या होता है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो आर फाइनल क्या है, आर इनिशियल मतलब आर नॉट प्लस एल्फा आर नॉट डेल्टा टी। ठीक है, तो आर फाइनल कितना है, आर फाइनल कितना है 10.5 डिग्री, 10 डिग्री, वाह, 10.5 ओम इज इक्वल टू, ये कितना है 10 प्लस एल्फा, और ये कितना है 10 इंटू चिंटू, कहूँ चिंटू, 10 प्लस एल्फा इंटू 10 इंटू कितना डिग्री चेंज आया, टेम्परेचर का चेंज कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। अब कोई भी सवाल आ सकता है कि इसमें यहाँ पे केल्विन में पुट करें या सेल्सियस में। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर नहीं है, ये चेंज इन टेम्परेचर है, डेल्टा टी। तो सेल्सियस और केल्विन दोनों में उतना ही आता है, चेंज इन टेम्परेचर दोनों में उतना ही आता है, तो किसी में भी करो। ठीक है, तो यहाँ से ये जब से सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना है 0.5 इज इक्वल्स टू एल्फा इंटू 10 की पावर 3, एल्फा इंटू 10 की पावर 3। तो एल्फा कितना आ जाएगा 0.5 बटे 10 की पावर 3, मतलब 5 इंटू 10 की पावर -4, 5 इंटू 10 की पावर -4। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है, क्या होती है, डेल्टा आर इज इक्वल्स टू आर नॉट एल्फा डेल्टा टी होता है। हाँ, अगर मैं अल्फा लिखूँ वो क्या होगा, डेल्टा आर बटे आर, और ये डेल्टा टी भी नीचे आ जाएगा। तो आर की यूनिट क्या होती है ओम, इस आर की भी यूनिट क्या होती है ओम, ओम एक से कट गया। तो अल्फा की यूनिट क्या आएगी, अल्फा देखना क्या हो गया 1/डेल्टा टी, मतलब ये इसकी यूनिट क्या आएगी सेल्सियस का इनवर्स, डिग्री सेल्सियस का इनवर्स। आया, तो हमने अल्फा तो निकाल लिया, ये पार्ट हमारा हो गया। अब क्या पूछा है, रेजिस्टेंस एट 425 डिग्री। तो आर फाइनल इज इक्वल्स टू आर इनिशियल प्लस एल्फा आर नॉट डेल्टा टी, यही है। ठीक है, इनिशियल केस में अभी भी इसी को ही मान रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये 25 है, ये 425 है, थोड़ा आसानी रहेगी, और ये 10 है, ये 10.5 क्यों ही यूज़ करूँ जब मेरे पास 10 है। तो इनिशियल केस में इसको मान रहा हूँ एंड फाइनल केस इसको मान रहा हूँ। इनिशियल कितना है 10 प्लस अल्फा अभी मेरा कितना आया 5 इंटू 10 की पावर -4 इंटू आर नॉट कितना है 10, डेल्टा टी कितना है, कितना चेंज आया 25 से 425, मतलब 400 का चेंज आया। 10 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 4, और ये बाकी दो जीरो कहाँ गए, ये बाकी दो जीरो इसके साथ मिलकर 10 की पावर 3 बना दी। ठीक है, और ये 10 की पावर 3 और 10 की पावर -4, ये क्या बन गए 1/10, ये 10 की पावर -1। अब ये 5 इंटू 4 कितना बनता है 20, तो ये बना 20, 0 से 0 कटा, तो ये कितना आ गया रेजिस्टेंस कितना आ गया 10 + 2 मतलब 12 ओम।
10 + 2 ओम मतलब 12 ओम। अब यहीं पे एक और चीज़ बता देता हूँ, ये तो हमने रेजिस्टेंस के बारे में सब कुछ जो भी था पढ़ लिया, क्वेश्चन आएंगे नहीं जाएंगे, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब एक के बाद एक रेजिस्टेंस लगे हुए हों, जैसे ये पॉइंट ए है और फिर यहाँ एक आर आया रेजिस्टेंस R1, यहाँ दूसरा आया R2, यहाँ तीसरा आया R3, ऐसा। तो अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोलूँ, वो इन सभी का सम हो जाएगा R1 + R2 + R3, ठीक है। और अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूँ, कैसा होगा कैसा होगा कैसा होगा, ऐसा। और फिर इन्हीं दो पॉइंट से ए और बी से ही बाकी सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे। आया। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है वो डिवाइड हो जाता है, ये है V1, ये है V2, यहाँ पे ये है V3, क्योंकि ये दोनों सेम एंड से ज्वाइंट नहीं है। ये जो है रेजिस्टेंस R1 वो इन दोनों पॉइंट से कनेक्टेड है, ये वाला इन दोनों से, ये वाला इन दोनों से। बट इसमें ये सारे के सारे रेजिस्टेंस AB पॉइंट से कनेक्टेड है, AB AB AB। तो इनमें पोटेंशियल सेम रहता है, बट इनमें पोटेंशियल डिवाइड कर जाता है। अच्छा, इसमें अगर करंट आएगा I, तो वो R1 से भी होके जाएगा, R2 से भी, R3 से भी, मतलब यहाँ पे I सेम है, कांस्टेंट है, बट पोटेंशियल डिवाइड कर जाता है। यहाँ पे पोटेंशियल सेम है बट करंट डिवाइड कर जाएगा। कैसे? अगर यहाँ से करंट आ रहा है I, तो ये तीन हिस्सों में बढ़ गया ना, ऐसे तीन रास्ते हैं इसके पास, ये है I1 I2 I3, आया। तो ये तीन हिस्सों में बट गया, बंटवारा हो गया। और I कितना होगा, I डिवाइड कर जाएगा, जो हमारा करंट है वो डिवाइड कर देगा। और इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आगे आगे, ठीक है, छापो इसको। मिटा दें। अब यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से जुड़े बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। कैसे कैसे सवाल, कैसे सवाल। अगर इन्होंने कहा कि हमारे पास n रेजिस्टेंस है n, ठीक है, उसको मैंने क्या किया, एक बार सीरीज में जोड़ दिया, तो इक्विवेलेंट आया RS। एक बार मैंने इनको पैरेलल में जोड़ दिया, तो इक्विवेलेंट कितना आया, RP। देन फाइंड RP माइनस RS, बहुत बढ़िया। अब अगर देखना, अगर मैंने इनको सीरीज में जोड़ दिया, n रेजिस्टेंस है एंड सभी का जो रेजिस्टेंस है वो है R, ऐसे n रेजिस्टेंस है, n कॉम्बिनेशंस बन करती है, तो सीरीज में तो हम सिंपली ऐड कर देते हैं, मतलब R प्लस R प्लस R प्लस R, ऐसे करते करते कितना टाइम्स करूंगा मैं इसको ऐड, n टाइम्स। कितना टाइम ऐड करूंगा, n टाइम्स, हाँ है ना, n टाइम्स मैं इनको ऐड करूंगा, तो जो रेजिस्टेंस आएगा सीरीज में वो NR आ जाएगा, है ना। और पैरेलल में तो मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ऐसे कितना टाइम n टाइम्स, कितना टाइम्स n टाइम्स, हाँ। तो जो 1/RP है, एक चीज देखना, सब में एलसीएम, सब में जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो सबका एलसीएम भी आ रहेगा। तो ये 1 + 1 + 1 + 1 प्लस कितनी बार हमने किया, n टाइम्स किया, तो ऊपर n आ जाएगा। तो जो RP है वो क्या आ जाएगा, R/n। अब उन्होंने हमसे क्या पूछा हुआ है, फाइंड RP माइनस RS। तो RP कितना है, R/n माइनस RS कितना है, NR। तो यहाँ से अगर मैं R को कॉमन लूँ, R तो बाहर आ गया, ये क्या बचा, 1/n माइनस n, ठीक है। तो RP इज इक्वल्स टू R 1 माइनस n स्क्वायर बटे n, 1 माइनस n स्क्वायर बटे n, ठीक है। करें,
आर पी माइनस आर एस था नहीं आया, तो ये कितना आ गया, कुछ गलती हुई है क्या, आर पी माइनस आर एस है नहीं, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्या है, एक छोटी सी गलती, क्वेश्चन में पूछा हुआ था आर एस माइनस एम आर पी, ठीक है, मैंने क्या कर दिया आर पी माइनस आर एस, अभी आर एस माइनस आर पी खुद कर दे, खुद करके देखना क्या आएगा आंसर, आंसर क्या आएगा आर एस माइनस आर पी का, क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा, आर एस माइनस आर पी इज इक्वल टू आर इंटू एन स्क्वायर माइनस वन बटे, ये आएगा, कुछ नहीं करना है, एक माइनस साइन यहाँ पे लगा देना है, तो आर एस प्लस हो जाएगा, अरे यार ऐसा है, इसको मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आर पी माइनस हो जाएगा और आर एस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा आर एस माइनस आर पी। अब अगर मैंने माइनस यहाँ पे लगाया हुआ है तो मैं यहाँ पे भी तो लगाऊंगा ना, ऐसे कैसे यहाँ पे लगाऊंगा और यहाँ पे ना लगाऊँ, तो यहाँ पे भी लगाऊंगा, तो ये माइनस अब अंदर गया, वन माइनस एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर पॉजिटिव हो गया और वन नेगेटिव हो गया, और नीचे एन तो है ही, यही तो हुआ, खुद भी करके देख सकते हो जैसे मैंने करा है ना, ये भी करके देख सकते हो कि ये माइनस है, मैंने ये माइनस ए करा हुआ है ना, तुम लोग ये माइनस ए करके देखना, आया आया, ये आंसर आ जाएगा। और क्या पूछा गया, और क्या पूछा हुआ है, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, क्या है, कचर कुचर कचर कुचर, क्या है ये कचर कुचर, मुझे भी नहीं पता, जुम्बा जुम्बा, और ये आ गया मेरा पॉइंट बी, ये आ गया मेरा पॉइंट बी। और क्या है, ये क्या बना रही हो, मकड़ी का जाला, अरे मकड़ा, मकड़ा है मकड़ी, तो ये है चार, ये है दो, चार दो तीन, और ये क्या है तीन छ 18, और ये है चार, ये है 12, ये है 7, ठीक है। अच्छा एक और चीज देखना, एक और चीज देखना, अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में है R1 और R2, तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा, सीरीज में नहीं सॉरी पैरेलल में है, पैरेलल में है, ठीक है, तो जो इनका इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2, अब अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो क्या आ जाएगा R1 R2, और ऊपर क्या आएगा R1 प्लस R2, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो एक में डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जब दो, सिर्फ और सिर्फ दो रेजिस्टेंस किसमें हो, पैरेलल में, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, ऐसा है कुछ, अगर यहाँ से करंट आएगा तो वो तीन हिस्सों में बढ़ जाएगा, इधर इधर इधर, तो करंट यहाँ से गया, यहाँ गया, यहाँ गया, और यहाँ पे भी क्या, मतलब चार वाले में और दो वाले में सेम करंट जा रहा है, तो चार और दो कैसे होंगे, सीरीज में होंगे, चार और दो कैसे होंगे, सीरीज में होंगे, अरे है ना, चार और दो कैसे होंगे, कैसे होंगे, कैसे होंगे, सीरीज में होंगे, तो क्या मैं इस चार और दो को हटा के एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ, लगा सकता हूँ, हाँ, तो मैं क्या करूंगा, इस चार और दो को हटा के एक ही रेजिस्टेंस लगा दूंगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, दो रेजिस्टेंस सीरीज में है प्लस हो जाएंगे, तो चार प्लस दो कितना आ जाएगा 6, तो मैं इन दोनों की जगह एक 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने क्या किया, इस चार और दो वाले रेजिस्टेंस को हटा के मैंने एक 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, अब आया, ठीक है। अब एक चीज देखना, अगर ये पॉइंट कुछ है ए और ये पॉइंट कुछ भी है, एक्स बोल दो, वाई बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है, ए और एक्स, क्या ये 3 वाला और ये 6 वाला दोनों ए और एक्स के बीच में है ना, तो ये 3 और 6 किस में है, पैरेलल में, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा,
दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो क्या होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 R2 बटे R1 प्लस R2, 6 प्लस 3 कितना होता है 9, और 6 इंटू 3 कितना होता है 18, तो 18 बटे 9 कितना आएगा 2। तो मैं इस 6 और इस 3 इन दोनों को भी हटा के क्या लगा सकता हूँ, एक 2 ओम का लगा सकता हूँ, एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, बहुत बढ़िया आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना अगर करंट यहाँ पे जाएगा 3 वाले में तो इसी 3 से होके फिर 6 वाले में भी आएगा, मतलब 3 और 6 किस में है, किस में है 3 और 6 सीरीज में है, तो इन दोनों को भी मैं प्लस कर दूंगा, 3 और 6 भी नॉर्मली प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 9। है ना, 9 नंबर रहेंगे। अब अगर ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट वही एक्स है, तो क्या ये दोनों 18 और 9 वाले बी और एक्स के बीच में है, क्या ये दोनों पैरेलल में है, हाँ। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, कितना आएगा इक्विवेलेंट इन पैरेलल कितना होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 18 प्लस 9 कितना होता है 27, ये इससे कटा 3, ये इससे कटा 6। तो इन दोनों को भी हटा के मैं एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूं, इन दोनों को भी हटा के मैं एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूं 6 ओम का, हाँ। अब ये क्या बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको हम क्या बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। अगर ये पॉइंट x है और ये पॉइंट y है, ठीक है, तो जब 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 ये वाला रेजिस्टेंस बटे ये वाला रेजिस्टेंस, ये बटे ये इज इक्वल टू ये बटे ये, तब मैं क्या बोलूंगा कि x पॉइंट पे पोटेंशियल और y पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, समझते हैं आराम से आराम से। अगर मैं इसको रेजिस्टेंस R1 बोलूं, इसको R2 बोलूं, इसको R3 बोलूं और इसको R4 बोलूं, ठीक है, R1 R2 R3 R4। तो यहाँ पे देखना अगर मैं R1 बटे R3 करूं, R1 बटे R3 करूं, और अगर ये R1 बटे R3 का रेशियो किसके बराबर है R2 बटे R4 के बराबर है, तब मैं क्या बोलूंगा, पोटेंशियल एट x पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट y पॉइंट, ये बोल दूंगा। अगर x और y का पोटेंशियल सेम है, अगर x और y का पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 0, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 0। और जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है इसके अक्रॉस, मतलब यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। करंट क्या होता है v बटे r, v क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, तो जब v ही 0 है तो करंट यहाँ से आकर कुछ भी फ्लो नहीं करेगा। मतलब अगर ये वाली चीज हो या ना हो, ये वाला रेजिस्टेंस हो या ना हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये सर्किट में किसी काम का नहीं है। आया आया, ठीक है। तो अगर मैं इसको हटा भी दूं तब भी कुछ काम का तो है नहीं है, इसको मैं हटा सकता हूँ। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस कंडीशन कौन सी होती है, जब ये बटा ये इज इक्वल टू ये बटा ये, तब क्या होता है ये पॉइंट और ये पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाता है, और बीच वाली से इस बीच वाली वायर से कुछ भी करंट फ्लो नहीं होता। आया, तो अगर मैं इस वाले रेजिस्टेंस को R5 बोलूं तो करंट थ्रू R5 कितना हो जाएगा 0। इसको मैं क्या बोलूंगा बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब अगर इसका होना ना होना कुछ काम का है ही नहीं तो मैं इसको हटा देता हूँ, क्यों है यहाँ पे फालतू में, तो मैंने इसको हटा दिया। कितने स्वार्थी लोग हो, छी 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 छी, ठीक है। अब यहाँ पे देखना अगर यहाँ से कुछ करंट आया तो पहले इस 2 वाले में जाएगा, फिर यहाँ से होकर इस 6 वाले में आएगा ऐसे, और यहाँ से अगर भी करंट गया 4 फिर 12 फिर यहाँ, इसका मतलब 2 और 6 वाले में सेम करंट गया और 4 और 12 वाले में भी सेम करंट गया, मतलब 2 और 6 सीरीज में है और 4 और 12 भी सीरीज में है। तो 2 और 6 जब सीरीज में आएंगे ये दोनों कितना बनेंगे 2 + 6 8, 8 ओम, और ये कितना बनाएंगे 4 और 12 मतलब 16। अब ये दोनों किसमें है पैरेलल में,
इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, 8 प्लस 16 24, कितना हुआ कितना हुआ, ये हुआ 3, तो ये कितना आ गया 16/3 ओम, 16/3 ओम आ गया, आ गया। मिटा दें इसको, मिटा दें, छाप लो इसको, ठीक है। और क्या क्या पूछा हुआ है ऐसे ही, और क्या है, ये 1 ओम, ये 20, और ये आ गया पॉइंट बी, ये कितना है, ये कितना है, ये है 25 ओम, ये है 25 ओम, ठीक है। ये कितना है 5 ओम, और ये है 15 ओम, और ये है 30 ओम, ये है 5 ओम, और ये है 10 ओम। बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या है, जो ऐसे तोंद निकली हुई है इसकी, इसका सब ये मतलब है कि ये वायर और ये नीचे वाली वायर कांटेक्ट में नहीं आ रही है, इसके ऊपर से होके आ रही है, ठीक है। ये ऐसे है, ये इसके ऊपर से ऐसे होके आ रही है, ये दोनों टच नहीं हो रहे। आया, तो फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। अब क्या करें, देखना है यहाँ से, अगर करंट यहाँ से आएगा 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 यहाँ तक आया, अब करंट 3 हिस्सों में बट गया, 3 हिस्सों में बट गया। क्या ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है, इन दोनों को हटा दो ना, अभी इन दोनों को अभी हटा दो, ठीक है, इन दोनों को अभी हटा दो। क्या एक रेजिस्टेंस लिखना भूल जाए ना, कितना है 10 10 10 10 10 ओम। तो क्या अगर मैं इन दोनों को ऐसे अभी ना देखूं, क्या एक व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है, हाँ। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होगा, अगर ये बटा ये इक्वल टू ये बटा ये है, तो हमारा काम बन गया, हाँ। 5/15 कितना होता है, हे भगवान, 5/15 कितना होता है, 1/3, हाँ। 10/30 कितना होता है, ये भी 1/3 होता है, मतलब R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4। ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो था वो बैलेंस हो गया, बैलेंस कंडीशन में, मतलब ये पॉइंट का पोटेंशियल और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया। तो अब ये 5 और ये 10 ओम हो या ना हो, हमें इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसको मिटा दूंगा। जब ये कुछ काम के ही नहीं है तो क्या करेंगे यहाँ पे, आया, तो बस अभी सिंपल सा तो सर्किट तो बन गया। करंट यहाँ से आएगा, 5 और 10 दोनों से जाएगा, मतलब 5 और 10 सीरीज में, 25 और 20 दोनों से जाएगा, 15 और 30 दोनों से जाएगा, मतलब ये सीरीज ये सीरीज ये सीरीज, हाँ। तो कैसा बनेगा कैसा बनेगा कैसा बनेगा, ए, फिर ए के बाद क्या है, ए को, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, 25 प्लस 20 45, 25 प्लस 20 45, इन दोनों का कितना आएगा, 5 और 10 15, इन दोनों का कितना आएगा, 15 और 30 45, इसका हर इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये 3 रेजिस्टेंस है पहले में, कितना आएगा
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है, तो 1/R1 कितना है 15, R2 कितना है 45, R3 कितना है 45। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा 45, तो ये 3 प्लस 1 प्लस 1, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 45/5 मतलब 9, 45/5 मतलब 9। तो इन तीनों की जगह एक रेजिस्टेंस आ गया 9 ओम का। ठीक है, 1 ओम और 9 ओम, तो इन सभी का इक्विवेलेंट कितना आ गया 1 प्लस 9 मतलब 10 ओम आया, 1 प्लस 9 मतलब 10 ओम। और भी है कुछ सवाल? हाँ, कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ, यहीं लिख दूँ, छापो इसको, छापो इसको, छापो इसको, छापो इसको। ठीक है, क्या है सवाल, क्या है सवाल, क्या है सवाल? इन्होंने क्या बोला, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी व्हेन की इज ओपन, मतलब ये दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, ये की इज ओपन। ठीक है, ये दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, ये वाली वायर ये। ठीक है, अब क्या क्या वैल्यूज दी हैं, वैल्यूज कुछ भी नहीं दी हुई, सबके सब आर बताए गए हैं, सबका सब आर बताया गया है। बहुत बढ़िया। अब क्या करें, किसी वायर पे अगर बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, जैसे अगर ये वायर है, अगर इस पॉइंट में पोटेंशियल ए है तो इस पॉइंट में भी पोटेंशियल ए ही होगा, बट अगर बीच में कोई डिस्टर्बेंस आ गया, जैसे रेजिस्टेंस आ गया, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल ए नहीं रहेगा, अभी कुछ और हो जाएगा बी। तो किसी वायर में अगर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तो पोटेंशियल सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखना बी है, बी यहाँ से यहाँ गया, यहाँ तक, तो ये भी पॉइंट बी हो जाएगा, हाँ, क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस देखना नहीं है, तो ये पॉइंट हो गया बी। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी बी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी बी। हाँ, अब इस पॉइंट को मैं बी नहीं बोल सकता क्योंकि बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया, तो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ कुछ ना कुछ एक्स, बोल सकता हूँ, है बिल्कुल बोल सकता हूँ। अब यहाँ पे देखना, ए और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस है आर, बी और एक्स के बीच में कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, बी एक्स बी एक्स बी एक्स, तीन, मतलब बी और एक्स के बीच में तीन रेजिस्टेंस है और ए और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये पॉइंट कुछ एक्स है, ये पॉइंट कुछ ए है और ये पॉइंट कुछ बी है, ऐसे मान लिया। ए और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ऐसा है कुछ, और ठीक है, और एक्स और बी के बीच में तीन रेजिस्टेंस है, आर आर आर, और कैसे हैं, कैसे हैं, पैरेलल में है, पैरेलल में क्यों है बता दो, बता दो। एक चीज देखना, एक चीज देखना, एक चीज देखना, इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, बी और एक्स का डिफरेंस, बी अगर ये वी बी है और ये वी एक्स है, यहाँ का पोटेंशियल वी एक्स है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इस वाले रेजिस्टेंस के लिए, वी बी माइनस वी एक्स, इस वाले के लिए कितना होगा वी बी माइनस वी एक्स, इसके वाले के लिए कितना होगा वी बी माइनस वी एक्स। मतलब इन तीनों रेजिस्टेंस के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, तो मुझे कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए ना जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता हो, तो वो पैरेलल है। ये भी देखना, वी बी माइनस वी एक्स, 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 ऐसा कुछ बन गया। हाँ, इनका क्या आएगा, इनका क्या आएगा, इनका क्या आएगा इक्विवेलेंट, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, मतलब 3/r,
तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया इन सबका, आर बटा तीन, आर बटा तीन। तो इन तीनों की जगह एक ही रेजिस्टेंस है जिसका कितना है, इक्विवेलेंट आर बटा तीन। तो यह है ए, यहाँ पे आर, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, आर बटा तीन, और फिर है बी। और ये दोनों किसमें है, सीरीज में, ये दोनों किसमें है, सीरीज में। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस प्लस हो जाएगा, आर प्लस आर बटे तीन हो जाएगा, मतलब 4r बटे तीन, 4r बटे तीन। आ गया, आ गया, ठीक है। छापो इसको, छापो छापो, डाले। एक आखिरी सवाल, ठीक है, एक आखिरी सवाल, इजी से सवाल है। लप्पू सा सचिन है, झिंगर सा लड़का है, कौन है सचिन, बताओ। कोई सचिन देख तो नहीं ना। क्या है सवाल, क्या है सवाल, क्या है सवाल। इन्होंने कहा कि हमारे पास तीन रेजिस्टर हैं, तीन रेजिस्टर हैं, ठीक है। इन तीनों को मैं कैसे जोड़ूं ताकि मेरे पास जो आर इक्विवेलेंट है वो कितना है, 2/3r, 2/3r। बहुत बढ़िया। इन तीनों को मैं कैसे जोड़ूं, क्या क्या बन सकता है, क्या क्या बन सकता है। पहला तो यह होगा कि मैं तीनों को सीरीज में जोड़ूं। तो अगर मैं इन तीनों को सीरीज में जोड़ दूं तो r प्लस आर कितना हो जाएगा, 3r। क्या 3r इसके बराबर है ना। अगर मैं तीनों को पैरेलल में जोड़ दूं, तीनों को पैरेलल में जोड़ दूं, ऐसा ही तो है, तीनों को पैरेलल में जोड़ दूं, आर आर आर। सिर्फ इसको देखो, इसको इग्नोर करो। इस वाले सवाल ने इसकी हेल्प कर दी। ऐसा है कुछ। तो इन सबका इक्विवेलेंट कितना आएगा, r/3, अभी हमने निकाला है ना, अभी हमने निकाला। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से तो कुछ भी नहीं हुआ, r/3 आ रहा है, मुझे क्या चाहिए, 2/3r। तो अगर मैं तीनों को पैरेलल में लगाऊं वो भी नहीं हो पाएगा, मतलब मुझे कुछ मिक्स करना पड़ेगा, सीरीज और पैरेलल दोनों को, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं क्या करूं, दो को पैरेलल में लगा दूं और एक को सीरीज में। अब ये दोनों पैरेलल में होंगे तो क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, 1/r प्लस 1/r इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट, 1/r इक्विवेलेंट। हाँ, तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/r। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, r/2। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, r/2। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, r/2। इसकी जगह क्या आ गया, r/2। क्या कर दिया मैंने, अरे यार, अलग से बनाता हूँ, ठीक है। इन दोनों की जगह क्या आ गया, r/2 आया। अभी इन दोनों को मैं प्लस कर दूं क्योंकि सीरीज में है, तो कितना आ जाएगा, r/2 प्लस r मतलब 3r/2। क्या इसके बराबर है, नहीं, ये 3r/2 है, ये 2r/3 है, मतलब ये तो नहीं होगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, दो को सीरीज में लगा के एक को पैरेलल में कर दूं। कैसे, कैसे कैसे, इन दोनों को मैंने सीरीज में लगाया और इन दोनों को मैंने एक और के साथ पैरेलल में जोड़ दिया। बहुत बढ़िया। तो इन दोनों का सीरीज कितना आएगा, r प्लस आर मतलब 2r, ठीक है। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे आएगा, 2r और r का पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल के देखना, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल के देखना क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, ठीक है। आगे समझ में। तो यहीं पे करते हैं इस लेक्चर को समाप्त, जो कि स्टार्टिंग की बेसिक चीज़ें थी इस चैप्टर की, और जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वाला था उसके हमने काफ़ी सारे सवाल कर दिए हैं। अभी अगले वाले हम लेक्चर में और चीज़ें देखेंगे, जैसे किरचॉफ लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल बैटरीज, इन सब के ऊपर हम पढ़ भी रहे होंगे और साथ में उनके सवाल भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।